अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, ये वीडियो 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड के साइंस 1 की वीडियो है। इसमें हम पहला सबक सुखली कशिश का मुताला कर रहे हैं। आज हम सफ़ा नंबर 13 पर जो टॉपिक्स दिए गए हैं, सुखली तवानाई बिलक़वा और गुरेज सुखली रफ्तार, ये दोनों टॉपिक पढ़ेंगे। और साथ ही सफ़ा नंबर 14 पर जो न्यूमेरिकल्स मिसालें दी गई है वो भी सॉल्व करेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सुखली तवानाई बिलक़वा सफ़ा नंबर 13 पर है ये। गुज़िश्ता जमात में आपने तवानाई बिलक़वा के मुतालिक सीखा है। हमने पिछली स्टेटमेंट्स में पढ़ा है तवानाई बिलक़वा के बारे में। कोई भी जिस्म के अंदर दो तवानाई होती है, एक तवानाई बिलक़वा और दूसरी तवानाई बिल हरकत। उसकी हरकत की वजह से जिस्म के अंदर जो तवानाई पैदा होती है उसे तवानाई बिल हरकत कहते हैं, और उस बॉडी की वजह से जो उसके अंदर तवानाई होती है उसे तवानाई बिल क़वा कहते हैं। मतलब बॉडी की खुद की क़ुव्वत की वजह से, खुद के फोर्स की वजह से उसके अंदर जो तवानाई पैदा होती है उसे तवानाई बिल क़वा कहते हैं। शय की मखसूस हालत या मुकाम की वजह से इसमें मौजूद जो तवानाई जमा होती है इसे तवानाई बिल क़वा कहते हैं। यहाँ पर डेफिनेशन दिया गया है, शय की मखसूस हालत या मुकाम की वजह से इसमें जो तवानाई जमा होती है इसे तवानाई बिल क़वा कहते हैं। तो हरकत की वजह से जो तवानाई पैदा होती है उसे तवानाई बिल हरकत कहते हैं, और उसकी मखसूस हालत की वजह से उसके अंदर जो क़ुव्वत आती है उसे तवानाई बिल क़वा कहेंगे। ये तवानाई निस्बती होती है। ये जो तवानाई होती है ये निस्बती होती है, यानी कि वेरिएशन वाली होती है, चेंजेस वाली होती है। इसमें चेंजेस होते रहते हैं, और सतह से शय की ऊंचाई बढ़ाने पर वो बढ़ती जाती है। और कोई भी सतह की अगर हम बात कर रहे हैं, सतह को रेफरेंस ले रहे हैं, तो उससे ऊंचाई पर जाने पर ये बढ़ती जाती है। हम जानते हैं कि m कमियत वाले और ज़मीन की सतह से h बुलंदी पर मौजूद शय की सुखली तवानाई बिलक़वा mgh होती है। तो अगर कभी हम सतह ज़मीन को कंसिडर कर रहे हैं तो सतह ज़मीन से अगर h बुलंदी पर कोई जिस्म वाक़े है तो उसकी तवानाई बिलक़वा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh। और सतह ज़मीन पर वो सिफर होती है। अगर h बुलंदी पर है तो तवानाई बिलक़वा mgh होगी, और अगर सतह ज़मीन पर ही है अगर जिस्म, तो ये तवानाई बिलक़वा सिफर हो जाएगी। क्यों सिफर होगी? क्योंकि तवानाई बिलक़वा के ज़ाब्ते में mgh हाइट का एक टर्म है। अगर हाइट सिफर हो रही है, सतह ज़मीन पर है, तो इसका मतलब है कि हाइट सिफर हो जाएगी। तो हाइट सिफर होने पर mgh का ये पूरा टर्म सिफर हो जाएगा, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी सिफर हो जाएगी, तवानाई बिलक़वा सिफर हो जाएगी। ये कहाँ पर होता है? जब जिस्म सतह ज़मीन के ऊपर वाक़े होता है। तो सतह ज़मीन पर हर जिस्म की तवानाई बिलक़वा सिफर होती है। h की कीमत ज़मीन के निस्बतर के मुकाबले बहुत कम हो तो हम g की कीमत को मुस्तकिल मान सकते हैं। अगर h की कीमत ज़मीन के निस्बतर के मुकाबले में बहुत ही कम है तो g की कीमत को मुस्तकिल मान लिया जाता है, और ऊपर दिया गया ज़ाब्ता mgh इस्तेमाल करके किया जा सकता है। लेकिन h की कीमत ज़्यादा होने पर g की कीमत बुलंदी के मुताबिक कम होती जाती है। शय ज़मीन से लामहदूद फासले पर हो तो जी की कीमत सिफर होती है, और शय पर ज़मीन की सुखली क़ुव्वत असर नहीं करती, इसलिए वहाँ शय की सुखली तवानाई बिलक़वा भी सिफर मानना ज़्यादा मुनासिब है। तो यहाँ पर अब दो कंडीशंस हैं। जब सतह ज़मीन के ऊपर कोई जिस्म होगा तो h की वैल्यू 0 होती है, इसलिए सतह ज़मीन पर तवानाई बिलक़वा भी सिफर होती है। साथ ही जैसे जैसे ऊपर जाते हैं हम, तो वैसे वैसे जी की कीमत कम होती जाती है। हमने ये देखा था इससे पहले की वीडियोस में, ऊंचाई के मुताबिक जी की कीमत में तब्दीली के टॉपिक में, जिसमें हमने सीखा था कि जैसे जैसे सतह ज़मीन से ऊपर जाता है जिस्म, उसके अंदर जो सुखली इसरा है
जमीन के जरिए पैदाशुदा उसकी कीमत घटते जाती है और अप्रोक्सीमेटली 36,000 किलोमीटर के आसपास ये वैल्यू जो हो जाती ये वैल्यू सिफर हो जाती है। तो जी की वैल्यू भी सिफर हो रही है। तो अगर कभी एक पर्टिकुलर हाइट पर जाएंगे जहां पर जी की वैल्यू सिफर होती है तो वहां पर भी तवानी बिल खवा जिस्म की पोटेंशियल एनर्जी सिफर हो जाएगी। तो दो केसेस है यहाँ पर। जब सतह जमीन पर होती है बॉडी तो उसकी तवानाई बिल खवा सिफर होती है, और साथ ही जहां पर जी की वैल्यू सिफर हो जाती है अगर उस हाइट पर पहुंचता है जिस्म और बॉडी तो वहां पर भी उसकी पोटेंशियल एनर्जी यानी कि तवानाई बिल खवा सिफर हो जाएगी, सुखली तवानाई बिल खवा। इसलिए वहां शय की सुखली तवानाई बिल खवा भी सिफर मानना ज्यादा मुनासिब है। अगर फासला इससे भी कम हो तो तवानाई बिल खवा सिफर से कम यानी मनफी रहती है। अब यहां पर एक ये पॉइंट कहा जा रहा है कि फासला उससे कम है, मतलब जी की वैल्यू जो है वो सिफर अशारिया में है या फिर उससे बड़ी है। तो यहां पर क्या होता है, शय की तवानाई बिल खवा जो होती है वो सिफर से कम यानी कि मनफी रहती है। शय सतह जमीन की सतह से एच बुलंदी पर हो तो इसकी सुखली तवानाई बिल खवा माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर प्लस होगी। ये जाब्ता है सुखली तवानाई बिल खवा के लिए। यहां एम और आर बिलतरतीब जमीन की कमियत और निस्फतर है। सुखली तवानाई बिल खवा का जाब्ता माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम आर प्लस एच। नाउ आर प्लस एच ये जो है ये डिस्टेंस है बॉडी जिस्म और जमीन के मरकज के बीच में। मान लीजिए ये जमीन है, उसका मरकज ये है कैपिटल आर और यहां तक का फासला यानी कि जमीन का निस्फ उतर कैपिटल आर है। इससे कुछ ऊंचाई पर सतह जमीन से एच ऊंचाई पर यहां से यहां तक का फासला एच है। तो ये जो टोटल डिस्टेंस होगा, ये जो टोटल फासला होगा वो फासला होगा आर प्लस एच का। तो यही होता है सुखली तवानाई बिल खवा का जाब्ता माइनस जी एम एम अपॉन आर प्लस एच। क्यों? क्योंकि एम जी एच की वैल्यू आती है यहां पर। इसके अंदर एम ये रहेगा, जी का फार्मूला हमने देखा है जी एम अपॉन आर प्लस एच स्क्वायर। एक मखसूस बुलंदी एच के ऊपर स्मॉल जी की वैल्यू कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर प्लस एच स्क्वायर होती है। तो यहां पर हम एम की जगह पर ये रखेंगे, जी की जगह पर ये रखेंगे और जी की जगह पर कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर प्लस एच स्क्वायर रखेंगे, मल्टीप्लाइड बाय एच होगा। तो इसे सिंप्लीफाई करने पर सुखली तवानाई बिल खवा का जो जाब्ता आता है वो माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर प्लस एच आता है ना। इसका डेरिवेशन नहीं है हमें, मतलब ये जाब्ता कैसे आया है ये नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में। सिर्फ जाब्ता याद रखना है हमें, सुखली तवानाई बिल खवा का जाब्ता माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर प्लस एच। ये था कंसेप्ट सुखली तवानाई बिल खवा का। अब हम गुरेज सुखली रफ्तार की जानिब बढ़ते हैं। गुरेज सुखली रफ्तार, आप जानते हैं कि गेंद ऊपर फेंकने पर इसकी रफ्तार कम होती जाती है। ये जमीन की सुखली कशिश की वजह से होता है और एक मखसूस बुलंदी पर जाकर इसकी रफ्तार सिफर हो जाती है और वहां से नीचे गिरने लगती है। इसकी ज्यादा से ज्यादा बुलंदी इसकी इब्तिदाई रफ्तार पर मुनस्सिर होती है। न्यूटन की तीसरी मसावत की बिना पर v की दूसरी मसावी u की दूसरी जमा 2as, v आखिरी रफ्तार है जिस्म की, u इब्तिदाई रफ्तार है, a जिस्म में पैदा होने वाला सुखली इसरा जिसमें पैदा होने वाला इसरा और s जिस्म के जरिए तय किरदा फासला। अब यहां पर नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, मतलब उसके ऊपर जमीन का सुखली इसरा असर करेगा, उसके अंदर जमीन का सुखली इसरा पैदा होगा
और सुखली इसरा की सिमत जमीन के मरकज की जानिब होती है, लेकिन बॉडी ट्रैवल कर रही है जमीन के मरकज के अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये जो जी हो जाएगा, ए हो जाएगा, वो हम जी लेंगे क्योंकि सुखली इसरा है और उसका डायरेक्शन अपोजिट हो जा रहा है, इसलिए उसे हम माइनस जी लेंगे। वी ये गेंद की आखिरी रफ्तार होगी जो कि सिफर रहेगी। तो सिफर मसावी यू की दूसरी जमा 2 मनफी जी एस, ये हो जाएगा u की दूसरी मनफी 2gs। मनफी 2gs को हम इधर साइड में लेकर आएंगे तो वो हो जाएगा जमा 2gs। तो इस तरह से s के लिए जाब्ता बनाएंगे हम u की दूसरी बटे 2g। ये होगी गेंद की ज्यादा से ज्यादा ऊंचाई ना, इसलिए गेंद की इब्तिदाई रफ्तार जितनी ज्यादा होगी गेंद उतनी ज्यादा बुलंदी पर जाएगा। तो गेंद के जरिए तय करदा फासला जो होता है वो डिपेंड करता है गेंद की इब्तिदाई रफ्तार पर, यानी इब्तिदाई रफ्तार जितनी ज्यादा होगी गेंद इतना ही ज्यादा जमीन की कोशिश का मुकाबला कर सकती है और इतनी ही ज्यादा ऊंचाई पर जा सकती है। जैसा कि आपने ऊपर देखा, जी की कीमत सतह जमीन से ऊंचाई के मुताबिक कम होती जाती है, इसीलिए ऊंचाई पर जाने के बाद गेंद पर सुखली कशिश कम होती है। हम गेंद की इब्तिदाई रफ्तार बढ़ाते चले जाए तो वो ज्यादा से ज्यादा ऊंचाई तक जाएगी और एक मखसूस इब्तिदाई रफ्तार ऐसी भी होगी कि उस रफ्तार से गेंद को ऊपर फेंकने पर गेंद जमीन की कुव्वत कशिश को मात दे देगी और वो जमीन पर नहीं गिरेगी। तो दो चीजें हैं यहाँ पर, एक तो इब्तिदाई रफ्तार जितनी ज्यादा होगी जिस्म की जिसे जमीन के मरकज से मुखालिफ सिमत में फेंका जा रहा है, अगर उसकी इब्तिदाई रफ्तार जितनी ज्यादा होगी वो उतना ज्यादा फासला तय करेगा, यानी कि उतनी बुलंदी पर जाएगा। ये एक पॉइंट। दूसरा एक पॉइंट ये है कि जैसे जैसे हम बुलंदी पर जाते हैं जी की कीमत कम होते जाती है। तो जी की कीमत कम होते जाती है और इब्तिदाई रफ्तार अगर ज्यादा है तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन में हम ये रिजल्ट निकाल सकते हैं कि अगर हम ज्यादा से ज्यादा पॉसिबल रफ्तार अगर एक जिस्म को देकर ऊपर फेंकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू वेलोसिटी की, मैक्सिमम वैल्यू रफ्तार की लगाकर उसे ऊपर फेंकते हैं, तो एक पॉइंट के ऊपर ऐसी कंडीशन होगी कि वो जमीन की सुखली कशिश को मात दे देगा, यानी कि जमीन के सुखली मैदान से बाहर निकल जाएगा तो और वापस जमीन पर नहीं गिरेगा। तो इब्तिदाई रफ्तार की ये वैल्यू जिसके जरिए जमीन के सुखली मैदान से जिस्म आजाद हो जाता है, इसे ही हम गुरेज सुखली रफ्तार कहते हैं। इंग्लिश में इसे हम स्केप वेलोसिटी कहते हैं। इब्तिदाई रफ्तार की इस मखसूस कीमत को गुरेज सुखली रफ्तार कहते हैं क्योंकि इस रफ्तार से फेंकी हुई शय जमीन की सुखली कशिश से आजाद हो सकती है। हम तवानाई की बका के कानून का इस्तेमाल करके दिए गए तरीके से गुरेज सुखली रफ्तार के मुताबिक जाब्ता मालूम कर सकते हैं। इब्तिदाई रफ्तार की वो कीमत जिसकी वजह से जमीन पर से फेंकी हुई शय जमीन की सुखली कशिश से आजाद हो जाती है, उस कीमत को गुरेज सुखली रफ्तार कहते हैं। और इसका जो फार्मूला है वो फार्मूला तवानाई के बका के कानून का इस्तेमाल करके निकाला जाता है, बनाया जाता है। वो फार्मूला हमारे सिलेबस में है तो वो फार्मूला हम देखेंगे ना। इब्तिदाई रफ्तार गुरेज सुखली रफ्तार के मसावी होने पर शय जमीनी सतह से सीधा ऊपर जाने पर जमीन की सुखली कशिश से आजाद हो जाती है। सुखली कशिश की कुव्वत फासले के मुरब्बे के माकूस तनासुब में होने से वो कुव्वत लामहदूद फासले पर ही सिफर हो जाती है ना। जब हमने न्यूटन का कशिश सुकल का कानून पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था कि सुखली कशिश अगर कभी सतह जमीन और एक जिस्म के अंदर सुखली कशिश मौजूद है तो ये जो कशिश होगी ये दोनों अजसाम के मुरब्बे, दोनों अजसाम के कमियतों के हासिल ज़रब के रास तनासुब में होगी। मतलब दोनों अजसाम की कमियत जितनी ज्यादा होगी सुखली कशिश उतनी ज्यादा होगी। रास तनासुब यानी कि दोनों चीजों का या तो बढ़ना या फिर दोनों चीजों का घटना। तो कमियतों के हासिल ज़रब के रास तनासुब में मतलब
सुखली कशिश ज्यादा होगी अगर कमियत दोनों बॉडीज की, दोनों अजसाम की ज्यादा होगी। इसी के साथ हमने दूसरी बात ये देखी थी कि सुखली कशिश इन दोनों अजसाम के दरमियान मौजूद फासले के मुरब्बे के माकूस तनासुब में होती है। तो इसका बेसिक पॉइंट ये है कि अगर डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा सुखली कशिश उतनी कम होगी। तो यही पॉइंट यहां पर कहा जा रहा है, सुखली कशिश की कुव्वत फासले के मुरब्बे के माकूस तनासुब में होने से वो कुव्वत लामहदूद फासले पर ही सिफर हो जाती है। अगर फासला बढ़ाते जाए और अगर कभी हम एक लामहदूद फासले वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं तो वहां पर जाने के बाद जो सुखली कशिश जो है वो सिफर होते जाती है, क्योंकि ये माकूस तनासुब है। फासला जैसे जैसे बढ़ेगा सुखली कशिश वैसे कम होती जाएगी। तो एक पॉइंट ऑब्वियसली ऐसा आएगा कि जिसके ऊपर सुखली कशिश सिफर हो जाएगी, यानी कि अगर जिस्म सतह जमीन से ऊंचाई पर जा रहा है तो ये एफ की वैल्यू, सुखली कशिश की वैल्यू कम होती जा रही है। पर्टिकुलर एक हाइट पर जाने के बाद में ये सुखली कशिश 0 हो जाएगी, यही यहां पर बोला जा रहा है। यानी शय को उस कुव्वत से आजाद होने के लिए लामहदूद फासले पर जाना जरूरी है, यानी शय लामहदूद फासले पर जाकर साकिन हो जाएगा। तो अगर जो पर्टिकुलर पॉइंट बोल रहे हैं हम, सुखली कशिश से आजाद होने के लिए बॉडी का उस पर्टिकुलर पॉइंट तक जाना जरूरी है, और उस पॉइंट पर जाने के बाद में जो जिस्म है वो साकिन हो जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है ना। अब इसी कंडीशंस को लेकर फार्मूला लिया गया है। तवानाई बिल हरकत का जाब्ता हमें पता है, काइनेटिक एनर्जी का जाब्ता है 1/2 mv की दूसरी, और पोटेंशियल एनर्जी का जाब्ता है mgh। साथ ही हमने पोटेंशियल एनर्जी का दूसरा जाब्ता भी पढ़ा, -g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r+h, अगर वो h बुलंदी पर है सतह जमीन से। m कमियत वाले जिस्म की तवानाई, m कमियत वाले जिस्म की तवानाई को 2 पॉइंट्स पर कंसीडर किया जा रहा है, एक तो सतह जमीन के ऊपर और दूसरा लामहदूद फासले पर। सतह जमीन पर उसकी तवानाई बिल हरकत 1/2 mv स्केप की दूसरी, यानी कि गुरेज सुखली रफ्तार की दूसरी। अब यहां से वो जाने वाला है लामहदूद फासले पर, जहां पर उसके ऊपर असरअंदाज सुखली कशिश सिफर हो जाएगी। तो ऑब्वियसली ये जो वेलोसिटी होगी, ये जो रफ्तार होगी, ये गुरेज सुखली रफ्तार होगी। तो इसलिए तवानाई बिल हरकत मसावी 1/2 m गुरेज सुखली रफ्तार का मुरब्बा। तवानाई बिल क़वा -g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r, सतह जमीन पर h जो ऊंचाई है वो सिफर होगी, इसलिए r+h का टर्म r हो जाएगा। तो E1 कुल तवानाई, यानी कि सतह जमीन के ऊपर जिस्म के अंदर मौजूद कुल तवानाई, ये होगी तवानाई बिल हरकत जमा तवानाई बिल क़वा। तवानाई बिल हरकत की वैल्यू है 1/2 mv², ये यहां पर जमा की अलामत रहेगी, यहां पर फिर जमा मनफी, ये जो अगला टर्म है तवानाई बिल क़वा का वो मनफी है, तो इसलिए ये टर्म मनफी हो जाएगा। तो E1 कुल तवानाई सतह जमीन के ऊपर जिस्म के अंदर, ये हो जाएगी 1/2 mv स्केप की दूसरी -g mm अपॉन r। ना एग्जैक्टली सेम पॉइंट पर हम देखेंगे, मतलब एग्जैक्टली सेम सिचुएशन में हम लामहदूद फासले पर देखेंगे। जब लामहदूद फासले पर बॉडी जाएगी तो वो जमीन की कशिश सुखल से आजाद हो जाएगी। आजाद होने की वजह से वहां पर वो साकिन हो जाएगी। अब साकिन जिस्म यानी कि उसकी तवानाई बिल हरकत सिफर होती है, ये साइंटिफिक कंसेप्ट है। साकिन जिस्म यानी कि वो हरकत नहीं कर रहा है, तो हरकत की वजह से पैदा होने वाली तवानाई सिफर, यानी कि तवानाई बिल हरकत मसावी सिफर। नेक्स्ट तवानाई बिल क़वा की जो वैल्यू रहेगी वो -gmm अपॉन इंफिनिटी, ये जो टर्म है इसे इंफिनिटी कहा जाता है, और इंफिनिटी का मतलब होता है लामहदूद मसावी सिफर। अब डिनोमिनेटर में अगर कभी इंफिनिटी आता है तो उस टर्म को हम सिफर के जरिए कंसीडर करते हैं। E2 कुल तवानाई, दोनों तवानाई सिफर है, तवानाई बिल हरकत भी और तवानाई बिल क़वा भी। सो लामहदूद फासले के ऊपर जाने पर तवानाई के अंदर जिस्म के अंदर जो कुल तवानाई यानी कि E2 होगी वो सिफर होगी।
तो ये है सतह जमीन पर जिस्म के अंदर तवानाई, कुल तवानाई E1 और लामहदूद फासले पर जिस्म के अंदर कुल तवानाई यानी कि E2। अब तवानाई के बका के कानून के मुताबिक E1 मसावी E2। तवानाई के बका का कानून हमने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था और 8th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था। तो उसके मुताबिक ये होता है कि जिस्म की तवानाई एक पॉइंट पर मसावी होती है जिस्म की तवानाई दूसरे पॉइंट पर। तो इस कंसेप्ट को लेकर हम लिखेंगे E1 पर तवानाई जिस्म की कुल तवानाई जो कि है ये टर्म, मसावी E2 पर जिस्म की कुल तवानाई यानी कि सिफर। तो ये वैल्यू हो जाएगा सिफर। अब माइनस वाले टर्म को हम इधर ले लेंगे तो इधर आकर वो जमा हो जाएगा, सिफर जमा वो वाला टर्म यानी कि एज इट इज रहेगा। तो V स्केप इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा हाफ MV स्केप स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R। नाउ यहां पर M है, यहां पर भी M है, दोनों साइड में M है और यहां पर भी ऊपर है, यहां पर भी ऊपर है, तो वो कैंसिल हो जाएगा। ये 1/2 इधर जाएगा और ज़रब 2 हो जाएगा, तो इसलिए V स्केप स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2GM अपॉन कैपिटल R। गुरेज शुक्ली रफ्तार का जाब्ता निकालने के लिए हम तरफैन का जज़रुल मुरब्बा लेंगे, तो वो हो जाएगा गुरेज शुक्ली रफ्तार मसावी √2GM अपॉन कैपिटल R। तो ये होगा गुरेज शुक्ली रफ्तार का जाब्ता। ना यहां पर ध्यान में रखिए, बॉडी का जिस्म की कमियत कुछ भी हो, उसकी ऊंचाई कुछ भी हो, तो वो गुरेज शुक्ली रफ्तार के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। जमीन के ऊपर से किसी जिस्म को गुरेज शुक्ली रफ्तार देना है, मतलब ये जो वैल्यूज होती है ये पूरी वैल्यूज कांस्टेंट में आती है। तो इसलिए गुरेज शुक्ली रफ्तार की वैल्यू भी मसावी मतलब मुस्तकिल होती है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। कोई भी जिस्म को अगर कभी हमें जमीन की शुक्ली कशिश से आजाद करना है तो उसे हम 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की इब्तिदाई रफ्तार से छोड़ते हैं, जिसकी वजह से वो जमीन की शुक्ली कशिश से आजाद होता है। अब इसके नीचे दिया गया है, चांद पर या दूसरे सैयारों पर भेजने वाले खलाई तैयारों की इब्तिदाई रफ्तार गुरेज शुक्ली रफ्तार से ज्यादा होना जरूरी है, जिससे वो तैयारा जमीन की शुक्ली कशिश को अबूर करके दीगर सैयारों तक पहुंच सकते हैं। तो वही बात, कम से कम 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार होना चाहिए उसकी, या उससे ज्यादा रफ्तार होना चाहिए, तो ही ये जिस्म जो चांद और दूसरे सैयारे हैं वो जमीन की शुक्ली कशिश से, जमीन के शुक्ली मैदान से आजाद हो पाएंगे। नाउ नेक्स्ट, इस टॉपिक से रिलेटेड एक हल्केदा मिसाल दी गई है गुरेज शुक्ली रफ्तार से रिलेटेड। मिसाल दी गई है, चांद की कमियत और निस्फ कुतर बिलतरतीब 7.34 ज़रब 10 की क़ुव्वत 22 और 1.74 ज़रब 10 की क़ुव्वत 6 मीटर है। चांद पर की गुरेज शुक्ली रफ्तार मालूम कीजिए। जैसे हमने जमीन के ऊपर गुरेज शुक्ली रफ्तार की कीमत मालूम की, वैसे ही चांद के ऊपर भी एक एग्जैक्ट गुरेज शुक्ली रफ्तार है जो कि कांस्टेंट है, तो वो वैल्यू हमें मालूम करना है। चांद की कमियत दी गई है हमें 7.34 ज़रब 10 की क़ुव्वत 22 और उसका निस्फ उतर दिया गया है हमें 1.74 ज़रब 10 की क़ुव्वत 6 मीटर। तो ये हम दी हुई मालूमात में लिख लेंगे। कैपिटल जी की वैल्यू लगेगी हमें, क्योंकि हम गुरेज शुक्ली रफ्तार का ज़ाब्ता मालूम करेंगे। फार्मूले में नहीं दी गई है, ये एक कांस्टेंट है, हमें याद करना ज़रूरी होता है। अगर प्रॉब्लम में नहीं दी जा रही है वैल्यू तो ये हमें खुद से लिखना होता है। जी की कीमत है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ना गुरेज शुक्ली रफ्तार का ज़ाब्ता लिखेंगे हम, स्केप वेलोसिटी इज इक्वल्स टू √2GM अपॉन कैपिटल R। यहाँ पर जो जो टर्म्स हैं वो टर्म्स रख देंगे हम। 2 ज़रब ये फार्मूले का 2 6.67 ज़रब 10 की क़ुव्वत -12, ये कैपिटल जी की वैल्यू आई। कैपिटल M यानी कि चांद की कमियत 7.34 ज़रब 10 की क़ुव्वत 22
बटे 1.74 चांद का निस्फ उत्तर कैपिटल आर की जगह पर 1.74 ज़रब 10 की कुवत 6। इस पूरे टर्म को सॉल्व करने पर हमें मिलता है 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड। नाउ ये कैलकुलेशंस बहुत टाइम लेते हैं, तो ये जो प्रॉब्लम है इस प्रॉब्लम की हद तक आप एक काम कीजिएगा, ये दोनों वैल्यूज की हद तक ये सारी वैल्यूज आप लर्न कीजिएगा, कैपिटल एम की भी कैपिटल आर की भी, क्योंकि आगे आपके 11th-12th में ये काम में आएंगी इंशाल्लाह। कैपिटल एम कैपिटल आर की वैल्यू पुटिंग करना है। अगर कैपिटल एम कैपिटल आर की वैल्यू मालूम है हमें तो पुटिंग करना है, और पुटिंग करके फाइनल आंसर जो आता है वो 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। ये जो है ये कांस्टेंट वैल्यू है, मतलब चांद के ऊपर से किसी भी जिस्म को फेंकेंगे तो चांद की शुक्ल कशिश से आजाद होने के लिए उसे कम से कम 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से फेंकना पड़ेगा। तो जैसे सतह जमीन से हर जिस्म को 11.2 किलोमीटर या उससे ऊपर की वेलोसिटी दी जाती है शुक्ल कशिश से आजाद करने के लिए, तो वैसे ही चांद से जिस्म को 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड की या उससे ज्यादा की वेलोसिटी दी जाती है उनकी शुक्ली कशिश से आजाद कराने के लिए। तो ये दोनों जो वैल्यूज है ये कांस्टेंट वैल्यूज है, इसमें वेरिएशन नहीं होते हैं। तो ये वैल्यू याद करना जरूरी है हमें, ताकि ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट ना हो। तो यहां पर कैलकुलेशन ना करते हुए हम डायरेक्ट वैल्यू याद कर लेंगे और उसका फाइनल आंसर लिखेंगे।